हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। अच्छा, इस वीडियो में हम रेडिएशन कवर करेंगे और रेडिएशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र के अंदर तीसरा मेथड होता है रेडिएशन। दो हमने पढ़ रखे हैं, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता था कि हीट मॉलिक्यूल्स एटम टू एटम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल और फिर इस तरह से ऑन ट्रांसफ़र होते थे। जबकि कॉन्वेक्शन में क्या था कि एटम या मॉलिक्यूल्स एक्चुअल मूवमेंट के थ्रू हीट ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है। और रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह और हर डायरेक्शन में होना। कंडक्शन या कन्वेक्शन में हीट हर डायरेक्शन में ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, उसमें या तो ऊपर नीचे होगी ट्रांसफ़र, दाएं बाएं होगी, लेकिन हर डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। और रेडिएशन के अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। ठीक है। तो और जैसे सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है और सूरज की जो हीट है वो ज़मीन तक पहुंच रही है, तो सूरज और ज़मीन के बीच में तो स्पेस है। ठीक है। तो किस तरह से हीट एनर्जी हम तक पहुंच रही है? वो रेडिएशन के थ्रू पहुंच रही है, क्योंकि रेडिएशन को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एयर हो ना हो, कोई और कोई भी किसी भी तरह का कोई मीडियम इसके लिए ज़रूरी नहीं है। लिहाजा जो हीट ट्रांसफ़र है वो रेडिएशन से वो हर डायरेक्शन में होती है और विदाउट एनी नीड ऑफ मीडियम होती है। किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली इसमें कन्फ्यूजन होती है कि कन्वेक्शन और रेडिएशन में फ़र्क क्या है। ठीक है, क्योंकि कंडक्शन तो ज़ाहिर है समझ में आ रहा है कि सॉलिड्स में होता है, तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफ़र होती है। लेकिन कन्वेक्शन और रेडिएशन एक जैसा लगता है। ठीक है, लेकिन आप इसका डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन में मीडियम रिक्वायर्ड है। कोई मीडियम अगर होता है, जैसे एयर के अंदर कन्वेक्शन हो रही है, ठीक है, तो सपोज़ कर लें कि आप एक रूम में बैठे हैं और वहाँ पर एक हीटर है। ठीक है, तो आप एक कोने में बैठे हैं रूम के, उस हीटर से जो आसपास की एयर है वो हॉट होगी। जब वो हॉट होगी तो हॉट होने से वो एयर जो है वो तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ चली जाती है। तो आप तक किस तरह से वो हीट पहुंच रही है? ठीक है, तो वो जो एयर मॉलिक्यूल्स हीट हो गई, हीट होने के बाद ऊपर की तरफ चली गई, तो उसमें से, उसके यानी मॉलिक्यूल्स में से हर बॉडी से हीट जो है ना वो रेडिएट होती है, हर बॉडी से। तो वो जो हीट मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट एब्जॉर्ब हुआ था, वो भी उसमें से रिलीज होना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता, तो वो रेडिएट होके हम तक पहुंच रहा है। ठीक है। और कुछ मॉलिक्यूल्स हम तक डायरेक्टली भी पहुंच रहे हैं कन्वेक्शन के थ्रू, लेकिन सारे जो हमारे पास हीट है वो कन्वेक्शन के थ्रू नहीं आएगी, बल्कि कुछ हीट हमारे पास कन्वेक्शन के थ्रू आएगी, लेकिन सारी नहीं आएगी, और कुछ हीट हम तक रेडिएशन के थ्रू आएगी। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है कन्वेक्शन और रेडिएशन में। अच्छा, अब आपके एसएलओ का जो मेन टॉपिक है यहाँ पर देखें आप, कि हमें डिस्कस करना है कि रेट ऑफ एनर्जी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये जो रेडिएशन का प्रोसेस होता है, इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो आज हम देख रहे हैं कि किस चीज़ पे डिपेंड करती है वो, उसके कम या ज़्यादा होने से क्या होगा, रेडिएशन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर है हमारे पास कि कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, के कलर और सरफेस का जो टेक्सचर है, यानी वो उसका कलर क्या है। ठीक है, कलर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसे हम कहते हैं, आपकी बुक में भी है ये, लेज़ली क्यूब। ठीक है, लेज़ली क्यूब एक बॉक्स है, एक मेटल बॉक्स है, और एक क्यूब है। ठीक है, अब इस क्यूब के अंदर जो 4 साइड्स हैं, तो वो डिफरेंट कलर की है।
यानी ये जो आप एक साइड जो वन साइड, ठीक है, ये वाली साइड ये डिफरेंट कलर की है, सेकंड साइड ये डिफरेंट कलर की है, थर्ड साइड ये डिफरेंट कलर की है, ठीक है, फोर्थ साइड डिफरेंट कलर की। तो इसमें मुख्तलिफ कलर इन्होंने इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पर एक रेडिएटर लगा दिया, ठीक है। रेडिएटर का काम क्या है? रेडिएटर काउंट है, यानी ये रेडिएशन को काउंट करता है कि कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी और कितनी रेडिएशन इमिट होगी, ठीक है। ये रेडिएटर काउंटर, रेडिएटर काउंटर, रेडिएटर को ये काउंट करेगा। फिलहाल आपको इसकी डिटेल नहीं पता होनी चाहिए कि रेडिएटर काउंटर कैसे काम करता है, बस आपको इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है आपको वो पता करना, इसमें जो है वो मालूम करना है और वो चीज़ सीखनी है। तो रेडिएटर काउंटर, अच्छा अब इसमें डिफरेंट जो कलर्स हैं सरफेसेस के, कौन कौन से इन्होंने कलर्स लिए हैं वो देख लेते हैं हमारे पास। एक शाइनिंग सिल्वर सरफेस, तो सबसे पहले शाइनी सिल्वर सरफेस, शाइनी सिल्वर, ठीक है। इसी तरह से फिर इन्होंने एक वाइट कलर लिया, अच्छा, इसी तरह से फिर एक ब्लैक, एक सरफेस ब्लैक कलर का है और एक कोई भी कलर सरफेस है, एनी कलर। इसके अलावा सिल्वर वाइट ब्लैक के अलावा, ठीक है। यानी आप ये कह लें कि ये वाली जो साइड है ये वाली शाइनी सिल्वर साइड है, सेकंड साइड है ब्लैक कलर की, थर्ड साइड है ये वाली साइड, आप इसको अज्यूम कर लें कि ये वाइट कलर की है, और फोर्थ साइड ये वाली साइड ये है किसी भी कलर की, एनी कलर सरफेस, ठीक है, ग्रीन येलो कोई भी कलर। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हीट इसको किया गया तो हीट करने से कुछ सरफेसेस, डिफरेंट सरफेसेस हैं, तो डिफरेंट सरफेस ने अलग तरीके से बिहेव किया, ठीक है। तो क्या रिज़ल्ट मिला जब इसमें देखा गया कि जो हमारे पास शाइनी जो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किसने किया? ब्लैक ने, ठीक है, और इमिट किसने किया? सबसे ज़्यादा ब्लैक ने किया, ठीक है। यानी कि ये वाली जो साइड है ब्लैक साइड, अगर आप सपोज़ किए ये वाली साइड ब्लैक, तो इसने जो है वो सबसे ज़्यादा एमिट और एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और इसी तरह से ये वाली साइड वाइट है सपोज़, तो इसने सबसे कम एमिट और एब्जॉर्ब किया, ठीक है। इसी तरह से ये शाइनी सिल्वर साइड है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये ब्लैक है, ये सिल्वर है, ये वाइट है, और ये वाली साइड हम ले लेते हैं एनी कलर सरफेस, सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं कलर सरफेस। तो ब्लैक ने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब और एमिट किया, याद रहे ये काउंटर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर ब्लैक ने सबसे ज़्यादा एमिट किया है और एब्जॉर्ब भी इसी ने किया है। सिल्वर ने सबसे कम एमिट किया है, सबसे कम एमिट सिल्वर ने किया, और उसके बाद वाइट ने और कलर्ड सरफेस में जो है वो एमिट भी किया है, एब्जॉर्ब भी किया है दोनों से। तो इससे जो है कुछ रिजल्ट्स हमारे पास मिले, वो आपको मतलब पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन आता है ये कि ब्लैक सरफेस। अब इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि इसका मतलब ये है कि ब्लैक सरफेस एक अच्छा एमिटर भी होता है और अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है, ठीक है। यानी ब्लैक कलर क्या करता है? एब्जॉर्ब भी जल्दी करता है, अच्छा एब्जॉर्ब करता है और एमिट भी करता है, ठीक है। क्योंकि जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसको एमिट भी करेगा, और रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है, ब्लैक सरफेस। और इसी तरह से कलर्ड सरफेस वो एमिट भी कर लेता है, एब्जॉर्ब भी कर लेता है, लेकिन रिफ्लेक्टर अच्छा नहीं होता। वाइट सरफेस बैड एमिट करेगा, एब्जॉर्ब जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ज़ाहिर एमिट भी नहीं करेगा। और रिफ्लेक्टर अच्छा होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जब वो रिफ्लेक्ट कर देगा तो ना एब्जॉर्ब करेगा
और ना एमिट करेगा। इसी तरह से जो शाइनिंग सिल्वर सरफेस होती है वो वाइट से भी अच्छी होती है। किस मामले में कि ना तो वो एमिट करती है और ना एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इसका ये मतलब वो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि गर्मियों में कहा जाता है कि लाइट कलर के कपड़े पहने। ठीक है, और क्योंकि लाइट कलर के कपड़े पहनने से क्या होगा कि आपको वो जो लाइट कलर है, जैसे वाइट कलर का अगर आपने ड्रेस पहना है या सिल्वर कलर का ड्रेस पहना है, तो ये दोनों ऐसे कलर हैं जो कि हीट को एमिट भी नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि वो क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। गुड रिफ्लेक्टर है वाइट सरफेस, और सिल्वर सरफेस बेस्ट है। ठीक है, जबकि अगर ठंड मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, तो उसमें कहते हैं कि डार्क कलर के कपड़े पहने। ठीक है, यानी कोई कलर्ड सरफेस, यानी कोई कलर, किसी भी कलर के कपड़े पहने, या फिर अगर आप ब्लैक ड्रेस पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो ज़रा सी भी अगर उसको हीट मिलेगी, अगर आप कहीं निकल गए धूप में, तो वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा वो कलर, और एमिट भी फिर अच्छी तरीके से करेगा वो, और रिफ्लेक्टर अच्छा नहीं होता वो, यानी कि वो एब्जॉर्ब करने देता है। ठीक है, रिफ्लेक्टर का मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को, वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देना। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट जब कर देगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती वो चीज़, रिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब वो वापस चली गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। शाइनिंग सल्फर क्या होता है, बेस्ट एमिटर होता है एंड बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, अब चूँकि ये बेस्ट एब्जॉर्बर है तो रॉस्ट रिफ्लेक्टर होगा, सबसे बुरा रिफ्लेक्टर होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा जब एब्जॉर्ब अच्छा कर रहा है। ठीक है, आई थिंक मैंने लिख दिया, सॉरी। सिल्वर सरफेस तो सबसे बुरा एब्जॉर्बर भी होगा और सबसे बुरा इमिटर भी होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टर बेस्ट होगा। अच्छा, वाइट हम कह सकते हैं कि बैड एमिटर होगा। बैड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिल्वर के मुकाबले में थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये बैड है। ठीक है, और रिफ्लेक्टर हम इसको गुड कह सकते हैं, बेस्ट नहीं कह सकते। तो गुड इसलिए क्योंकि ये सिल्वर की तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, कुछ को एब्जॉर्ब करने देता है, इसलिए गुड हो। ठीक है, ब्लैक की अगर जहाँ तक बात करें तो ये हमारे पास बेस्ट एब्जॉर्बर भी होगा और बेस्ट एमिटर भी होगा। जबकि ये रिफ्लेक्टर फिर क्या होगा, बहुत ही बुरा रिफ्लेक्टर होगा। और एनी कलर्ड सरफेस तो ये गुड एमिटर भी होता है और गुड एब्जॉर्बर भी होता है, और रिफ्लेक्टर बैड रिफ्लेक्टर होगा, क्योंकि अगर ये अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है तो बैड होगा, लेकिन सबसे बुरा नहीं होगा, वर्स नहीं होगा, बैड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। रेडिएशन के थ्रू जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो कलर एंड टेक्सचर पे किस तरह डिपेंड कर रही है। तो ये अगर आप याद रखें, ये टेबल कहाँ से बना है, याद रखिएगा, टेबल बना है लेज़ली क्यूब से। ये इसे लेज़ली क्यूब कहते हैं। ठीक है, ये लेज़ली क्यूब एक्सपेरिमेंट है, ये लेज़ली क्यूब कहलाता है। ठीक है, लेज़ली क्यूब में क्या किया गया था, लेज़ली क्यूब में 4 तरह के सरफेस लिए गए थे। ठीक है, 4 सरफेस लिए गए थे, एक ब्लैक, दूसरा सिल्वर, तीसरा वाइट और चौथा एनी कलर्ड सरफेस। और यहाँ पर हीट सोर्स ऑफ हीट के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र की गई। तो हीट ट्रांसफ़र की गई तो रेडिएटर काउंटर ने सिर्फ, अच्छा, रेडिएटर काउंटर का मतलब ये है कि उसने कुछ हीट जो कन्वेक्शन के थ्रू गई होगी उसे काउंट नहीं किया, सिर्फ रेडिएशन के थ्रू जो हीट गई है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। आपको पता है रेडिएशन का मतलब होता है थ्रू वेव्स। ठीक है, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए जो हीट इस क्यूब तक पहुंची, सिर्फ उसको काउंट किया, इसीलिए रेडिएटर काउंटर है। ठीक है, और क्या रिज़ल्ट मिला, रिज़ल्ट मैंने यहाँ लिख दिया है कि
साइड, सिल्वर साइड ने क्या किया, वाइट ने क्या किया, ब्लैक ने क्या किया, और किसी भी कलर साइड ने क्या क्या किया, किस हिसाब से किया, और उसकी क्या उसको डिग्री मिली कि वो अच्छा इमीटर है, एब्जॉर्बर है, रिफ्लेक्टर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस टेबल में समराइज़ करके लिख दी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और रेट ऑफ हीट एनर्जी, तो ये डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे, सरफेस का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, एक तो कलर्ड सरफेस वगैरह तो हो गया, लेकिन अब सरफेस का क्या टेम्परेचर है इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो सरफेस के टेम्परेचर से मुराद क्या है, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, सरफेस के टेम्परेचर से मुराद सिंपल ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक यहाँ पर आपके पास इसमें कॉफ़ी है, ठीक है, और इस हॉट है ये, तो इसका टेम्परेचर जो है ना वो इस वक्त है 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अब होगा क्या कि सरफेस का इसका टेम्परेचर जो है वो क्योंकि ज़्यादा है 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगा, ये हीट को एमिट करेगा, क्या करेगा, यहाँ से एमिट करेगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, 45 है और बाहर का टेम्परेचर 25 है, तो आप देखें डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एमिट करेगा। ठीक है, रेट ज़्यादा होगा ट्रांसफ़र का। ठीक है, और अगर इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 45 नहीं है बल्कि जस्ट 30 है, जस्ट 30 है, तो 30 होने से, और अब देखो बाहर का टेम्परेचर 25 है, तो इसके दरम्यान डिफरेंस सिर्फ 5 डिग्री का है। ठीक है, तो अब जो रेट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो भी कम होगी। ठीक है, वो कम एमिट करेगा रेडिएशन को, पहले ज़्यादा कर रहा था अब कम करेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके अंदर आपके पास कोल्ड वाटर है, इसमें कोल्ड है, ठीक है, इसमें कोल्ड वाटर है, तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर फिर कम होगा। इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल बस 10 डिग्री सेल्सियस है और रूम का टेम्परेचर अगेन 25 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या करेगा ये जो हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, ये हीट एमिट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, इस केस में हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर से इसके अंदर हीट आएगी। ठीक है, तो अगेन डिपेंड सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कितना कम इसका टेम्परेचर होगा उतनी तेज़ी से हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, यानी जितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर होगा हीट इमिट इसमें से उतनी ज़्यादा होगी, और जितना कम इसका टेम्परेचर होगा एब्जॉर्ब भी उतना ही तेज़ी से होगा। ठीक है, तो सरफेस टेम्परेचर पे भी, इसी सरफेस टेम्परेचर पे भी रेट ऑफ हीट एनर्जी यानी हीट एनर्जी की जो रफ्तार है रेडिएशन के थ्रू वो डिपेंड करती है। अच्छा जी, और लास्ट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे किस तरह से ये डिपेंड करता है इसको देखते हैं। सरफेस एरिया पे सिंपल सी बात है कि देखिए सरफेस एरिया का मतलब ये है कि ये सरफेस है, इसका एरिया कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अब एक मैंने ये बॉक्स बनाया है, ठीक है, दूसरा मैंने ये बॉक्स बनाया, तो ज़ाहिर है आपको नज़र आ रहा है कि इसका सरफेस एरिया कम है, लेस है, और इसका सरफेस एरिया ग्रेटर है। ठीक है, तो जब इसका सरफेस एरिया ही कम है तो जाहिर सी बात है कि ये कम एमिट करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और इसकी जो रफ्तार होगी, जो रेट होगा रेडिएशन का वो कम होगा, और ये ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा ही एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा तेज़ी के साथ एमिट करेगा। ठीक है, तो रेडिएशन का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से इसके अंदर होगा। ठीक है, इसमें मोर होगा और इसमें लेस होगा।
तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ थी। बहरहाल आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि एनर्जी ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस पे किस तरह से, ये बिल्कुल जो समझी मैंने बताई ये आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा सरफेस टेम्परेचर पे, तीसरा सरफेस एरिया पे। ठीक है, तो अब ये हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया है और अब इस चैप्टर का सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि है ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो फिर मैं आपको इसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो अगेन आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा।